हेलो दोस्तों, मैं हुसैन गुप्ता एंड आपका स्वागत है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वहां पर आप लोग का एग्ज़ाम है पीएचडी का, ठीक है, आर्कियोलॉजी से। तो उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको जानने चाहिए, वो सारे मैं जो है कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर भी है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और कुछ मटेरियल भी है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसलिए जो है कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं आपसे कहूँगा ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे कई फ्रेंड हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, जिनसे कि मैंने काफ़ी अनुभव लिया है, और उनके ज़रिए ही मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। जो पहला पॉइंट है कि जो आपका एग्ज़ाम है गाइस, वो है आपका 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स, ठीक है, जिसमें कि एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है, जिसमें कि इस बार शायद मेसोलिथिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और जो है कि 2 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होंगे जो है 12 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन इतिहास से होगा, खासकर पूर्व मध्यकाल से, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, और 25 क्वेश्चन जो है कि रिसर्च मैथोडोलॉजी से होगा, ठीक है। तो ये है एक प्रारूप छोटा सा, इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है त्रुटियाँ हों, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, है ना। आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो है कि आपका जो रिज़ल्ट बनता है वो पूरा आपका एकेडमिक देखकर बनता है। जैसे अगर आपका नेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, जीआरएफ है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, आपका परसेंटेज भी साथ देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि रिटन और इंटरव्यू के बेस पर जो है कि आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाता है, बाद में रिजल्ट आउट किया जाता है। तो ये आपकी बेसिक एक आइडिया था आपके एग्ज़ाम के बारे में, आपका रिज़ल्ट कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 300 में से कम अगर आप 180 से लेकर के 200 के बीच में अगर आप मार्क्स लाते हैं तो चांसेस रहेगा कि आपका मेन कैंपस में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप उससे कम लाते हैं तो चांसेस है कि आपका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। मगर बहुत ज़्यादा कम लाएंगे तो हो सकता है एडमिशन हो भी ना, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि वहाँ पर रिटन और इंटरव्यू है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी रिटन और इंटरव्यू होगा, आप ये मान के चलना कि वहाँ पे फेयर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब मैं सीधे जो है कि क्वेश्चन पेपर पर चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले, ठीक है। और इसका जो ईयर है वो कंफर्म नहीं है। हालांकि जो क्वेश्चंस रिसेंट आए हैं वो मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, जो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नालंदा के बारे में पूछा हुआ है तो क्या तक्षशिला के बारे में नहीं पूछ सकता है? हो सकता है वो भी पूछ दे। तो नालंदा और तक्षशिला दोनों देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद पुरातत्व के अध्ययन में सुदूर संवेदन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इतिहास की उपयोगिता पूछा हुआ है कि इतिहास की क्या उपयोगिता है। प्राचीन भारत में सूर्य पूजा पर टिप्पणी, तो सूर्य पूजा की शुरुआत ईरान से भी आप लोग को पता ही है, ठीक है। और इस पर आपसे टिप्पणी पूछा हुआ है। तो प्राचीन जितने भी सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल हैं, कश्मीर में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, ठीक है। बहुत सारी जगह जो है कुछ आपको सन टेम्पल मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में रहली सन टेम्पल है, ठीक है। तो ये सारे आप मेंशन कर दीजिएगा, और भी इसके बारे में जो इतिहास को मेंशन कर दीजिएगा। वैदिक देवमंडल में देवियों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। वैदिक देवमंडल में जो देवियाँ हैं उनके बारे में जो है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है उसको आपको लिखना है। और ये सारे जो है कि 60 पॉइंट वाइज होने चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। आपको पता है 2.5 घंटे शायद आपको मिलते हैं, और उसी में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और आप लोगों में से जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा ना, वही सारे क्वेश्चन कर पाएगा। बाकी आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। किसी का 2, 4, 5, किसी का लॉन्ग आंसर, किसी का शॉर्ट आंसर, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है अक्सर। जिसने दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। पुरातत्व में स्तरीकरण स्ट्रैटिग्राफी पूछा हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी के विकास पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेटेस्ट नहीं है। रजत आहत मुद्रा, जो आपके आहत मुद्राएं हैं, इस पर जो है कि टिप्पणी लिखने के लिए आया है। इसका मतलब ये है कि पंचमार्क कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको क्या आइडिया है
जो प्राचीनतम सिक्के हैं। इसके बाद अशोक के स्तंभ की विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक है, अशोक के स्तंभ अशोक के स्तंभ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कहा गया है। तो आपको सारा किस चीज़ बताना है कि अशोक के स्तंभ कहाँ से बनाया गया है। चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया है, उस पर पॉलिशिंग मिलती है, पॉलिशिंग टेक्निक के बारे में बात कर सकते हैं आप। ठीक है, उस पर क्या क्या जानवर मिलते हैं, जानवर के जो एविडेंस मिलते हैं, जबकि अगर हम बाहर के जो पिलर्स देखते हैं तो उस पर जो है कि इंसानों के एविडेंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा इसमें। इसके बाद जो है कि द्वितीय बौद्ध संहिता पर टिप्पणी लिखने के लिए आया हुआ था। ठीक है, हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेगल का सौंदर्य शास्त्र पे जो है कि टिप्पणी आपको लिखनी थी। ठीक है, इसके बाद जो है कि चोलकालीन मंदिरों के विकास तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन करना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पूर्व मध्यकाल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति के विनगरीकरण के कारणों का मूल्यांकन करिए। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका विनगरीकरण से क्या मतलब है, उसके पतन। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर जो है टिप्पणी आया हुआ है। इसी को हिंदी में विनगरीकरण लिख दिया है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतिहास कम न ज़्यादा टिप्पणी करना है, हिस्टोग्राफी है। ठीक है, इसके बाद जो है कि नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का विकास, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। गीता में भक्ति योग की अवधारणा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। गीता में भक्ति योग की अवधारणा। आगे है कार्य कारण का सिद्धांत जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है कि वास्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में है। गुप्त काल के पश्चात सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, भारत में सूर्य पूजा की उत्पत्ति पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया हुआ है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, ये जो समुद्रगुप्त वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार रिपीट करता है। कभी कह देगा कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ लिखिए, कभी कह देगा उनके जो है कि दक्षिण विजय के अभियान के बारे में लिखिए या उत्तर विजय अभियान के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि समुद्रगुप्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चूँकि उनका अभिलेख भी वहीं पे है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, तक्षशिला पर टिप्पणी लिखनी है। अमरावती स्तूप की विशेषताओं पर जो है कि टिप्पणी आया हुआ है। ऋग्वैदिक धार्मिक स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया है कि कैसी स्थिति हुआ करती थी। इसके बाद समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। समावर्तन संस्कार क्या होता है ना। तो जितने भी संस्कार होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व आपसे पूछा हुआ है, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता, इस बार पूछा हुआ तो 40 नंबर में, 40 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें पूछा हुआ है। प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जो है कि आपसे पूछा हुआ है। इसके बाद जो है कि श्रेणियों की जो भूमिका है, श्रेणियों की जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनकी जो भूमिका है, उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राचीन भारत में। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वज्रयान संप्रदाय क्या है, और आपको जितने भी बौद्ध संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और भी जो भी हैं, उन सबको जो है कि आपको पढ़ना है। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन करने के लिए पूछा गया, जो कि सातवाहन शासक आपको पता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तर भारत अभियान, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन फिर समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आया हुआ है। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन, इससे भी जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद जो है प्राचीन भारत में कृषि विकास से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आगे अगर हम देखें तो जो है हर्ष की उपलब्धियाँ आपसे पूछा हुआ है। सूत्रकाल की विशेषताएं पूछा हुआ है। उत्तर वैदिक कालीन परिवर्तन, किस तरह से जो है कि समाज में उत्तर वैदिक काल में चेंजेस आए हैं। ठीक है, नागर शैली से क्वेश्चंस पूछा गया है कि नागर शैली के टेम्पल्स के बारे में बताइए, नागर शैली को एक्सप्लेन करिए, क्या है ये एक्चुअल में। गुप्त काल की विशेषताएं पूछा है, गुप्त काल की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछा गया है। पूर्व मध्यकाल में पतन, पूर्व मध्यकाल में किस तरीके से पतन होता है, ये भी आपसे पूछा गया है सभ्यता आदि के संदर्भ में। ठीक है, इसकी अगर हम आगे देखें तो फिर क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पूर्व मध्यकाल में सामाजिक परिवर्तन, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतिहास में वास्तुनिष्ठता, ठीक है, ये भी साथ रिपीट किया है क्वेश्चन। आगे है चोलकालीन मूर्तिकला, सैंधव नगर नियोजन। ठीक है, सैंधव सभ्यता से क्या पूछ रहा है, एक तो पतन पूछा था, विकास पूछा है, विस्तार पूछा है। ठीक है,
इसके बाद संधव नगर नियोजन, मतलब उनका जो टाउन प्लानिंग है वो कैसा था, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ फिर रिपीट किया है क्वेश्चन, मतलब ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है त्रिकोणात्मक संघर्ष, ठीक है। जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है पाल, प्रतिहार और राजकोट, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पुलकेशिन सेकंड की एहोल अब्लिक से क्वेश्चन आया है, उसके बारे में लिखने के लिए आया है। और पुलकेशिन सेकंड की उपलब्धियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका अचीवमेंट क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय इतिहास लेखन से क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए जो है कि भारतीय इतिहास लेखन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं और जो है कि लिखने के लिए भी आ सकता है। प्राचीन काल में वाणिज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन काल में सिंचाई व्यवस्था, लोहे की प्राचीनता, आश्रम व्यवस्था, द्रविड़ शैली के मंदिर, गांधार मथुरा आर्ट, बेसर शैली के स्तूपा, विवाह के प्रकार, ये सारे क्वेश्चन जो है मतलब प्राचीन क्वेश्चन है, मतलब पहले के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंट वाला 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, आश्रम व्यवस्था से क्वेश्चन था, सप्तांग मंडल से क्वेश्चन पूछे गए थे, या सप्तांग सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामंतवाद क्या होता है ये पूछा गया था, ठीक है। तथा इसका उद्भव विकास से भी क्वेश्चन आया था कि सामंतवाद का उद्भव विकास कैसे हुआ। कनिष्क के संगमत से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कि कनिष्क संगमत को एक्सप्लेन करिए, उसका तिथि कैसे निर्धारित किया गया 78 ये। इसके बाद जो है विदेशी इतिहास लेखकों से कैसे हम लोग को जो है कि ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया था उपनयन संस्कार, समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अशोक की धर्म नीतियों के मूल तत्व, ये पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का विकास, इस बार क्वेश्चन आया था। भागवत गीता ही उपनिषदों का आधार है, विवेचना करें। ये सारे क्वेश्चन जो है इस बार के आए हुए थे। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर थे वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, और इस बार जो है तो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार न्यूलिथिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो न्यूलिथिक से क्वेश्चन इस बार आ सकता है। हो सकता है कि 40 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है कि और कम वाले क्वेश्चन में भी आ जाए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन घुमा दें कि बिंद के जो न्यूलिथिक साइट्स है उसके बारे में आप मेंशन करिए। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि जो द्वितीय नगरीकरण है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान आता है, अगर आप उसको पढ़ लेते तो वहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जो मुझे लग रहा है कि क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उससे संबंधित आपके पास एटलीस्ट 15 पॉइंट्स होनी चाहिए, पॉइंट वाइज होनी चाहिए, जो आपको याद भी रहे, ताकि अगर एग्ज़ाम में अगर आप आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको इस पर फोकस करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और कोशिश करिए कि जितना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं रिटन में उतने अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि अगर इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो तो आपको दिक्कत ना हो, आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। और मेन कैंपस में अगर होता है तो आपको पता है उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। और जितना हो सके उतना टू द पॉइंट लिखना, घुमाना फिराना मत, ठीक है, कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसा होता रहा होगा, ये सब मत करना। एकदम टू द पॉइंट पता हो तो लिखना, ना पता हो तो मत लिखना, ठीक है। और इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में गाइस क्या होता है कि मैक्सिमम आपको 5 मिनट देते हैं बोलने के लिए, ठीक है। एक प्रोफेसर क्वेश्चन पूछेंगे, तब से दूसरे पूछ देंगे, फिर तीसरे पूछ देंगे। आपको क्या करना है कि आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, आपको शांत नहीं रहना है, ठीक है। चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, आपको जो है कि ज़रा सा भी वहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। आपको बोलते रहना है ताकि आपका जो इंप्रेशन हो इंटरव्यू में अच्छा बने, अदरवाइज़ फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।